नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डॉक्टर्स डे स्पेशल का ई अधिवेशन। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, खासतौर पर हमारा फोकस इसी बात पर है कि डॉक्टर्स की दिनचर्या कैसी होती है, खासतौर पर कोरोना काल में उनका योगदान कैसा रहा, कितनी चुनौतियां उनको आई और इस संघर्ष को कैसे उन्होंने पार पाया। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू जिनका हम सभी को जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर शायद थोड़ा सहयोग हम उनको कर देंगे तो परिस्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप, उजाला सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत से। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। थैंक यू रंजना जी। बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर्स डे की। थैंक यू रंजना जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो इस मौके पे आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम सर, यू मोस्ट वेलकम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम सभी का भी ये जानना और दर्शकों का भी ये समझना कि किस तरीके से आप डॉक्टर्स काम करते हैं, खासतौर पर कोरोना काल में कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया। और शुरुआत भी मैं उसी से करना चाहूँगी। अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, किस तरीके से चैलेंजेस सामने आए, कैसे उनको ओवरकम आपने किया। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना काल का जो पैंडेमिक चल रहा है, तो ये सेकंड वेव रही है, घातक रही है। पहली वेव में इतनी चुनौतियां हमने शायद नहीं झेली, इस बार हमें झेलनी पड़ी कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से रहती है एज यूजुअल कि भाई हम लोग टाइम से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें, जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। बट इस बार थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी, थोड़ा सा बेड की कमी के कारण हमें बहुत सारी चुनौतियों का संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास 26 बेड थे, जिनमें से 5 वेंटिलेटर बेड थे, 5 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर थे और बाकी ऑक्सीजन बेड थे। और साथ ही साथ उनके साथ में, अब मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो मेरे पास जो न्यूरो सर्जरी में जो दूसरे पेशेंट आते थे उनको भी बेड प्रोवाइड करना जरूरी था। उनमें से भी कुछ पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते थे। तो बीइंग ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल पानीपत, मेरे लिए ये 2-3 महीने बहुत ही बड़े चुनौतीपूर्ण रहे, क्योंकि मैंने अपने यूनिट और कपिल नारंग के साथ मिलकर ऑक्सीजन के लिए दिन रात बहुत मेहनत की। इन सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हमारी प्रायोरिटी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को यहाँ पर सेट किया जाए और आने वाले समय के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहा जाए। एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर भी आपने अपनी जिम्मेदारी में क्या कुछ किया वो आपने बताया, लेकिन इन सब के बीच कभी आपको लगा होगा कि किसी चीज़ का अभाव रह गया, क्योंकि डॉक्टर्स का अभाव भी हमने देखा, मेडिकल सुविधाओं को भी कोलैप्स होते हुए हमने देखा। उस दौर में किस तरीके से आपने मैनेज किया? क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से सहयोग किया जाना चाहिए था या फिर प्रशासन की तरफ से जो सहयोग किया जा रहा था वो बहुत था? रंजना जी, मैंने पहले ही कहा कि ये जो सेकंड वेव थी बहुत एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा सीवियर आई है जी। प्रशासन भी और हॉस्पिटल्स भी इतने चुनौतीपूर्ण इसके लिए तैयार नहीं थे पहले से। क्योंकि जो नंबर ऑफ पेशेंट सडनली बढ़ गए, बिकॉज पानीपत चारों तरफ दिल्ली यूपी इन सबसे घिरा हुआ है, तो वहाँ पे पेशेंट्स भी काफी लोग रश ओवर कर रहे थे। वो लोग भी काफी इधर भागते थे कि दिल्ली में या सराउंडिंग में बेड की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती थी, तो उनके वो यहाँ रश करते थे, यहाँ के पेशेंट्स वहाँ रश करते थे। तो ये मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा रहा शुरुआत में, बट धीरे धीरे जैसे स्थिति को समझते गए हम लोग, तो उनको हमने कंट्रोल करना शुरू किया। पेशेंट्स की सीरियसनेस के हिसाब से उनको बेड प्रोवाइड करना शुरू किया। तो पेशेंट्स की सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी था कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स, उनको कोविड पेशेंट से अलग रख पाना। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य था कि भाई कोविड पेशेंट्स से नॉन कोविड पेशेंट्स को ना मिक्स हो जाए, नॉन कोविड पेशेंट्स उनसे इफेक्ट ना हो जाए। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे लिए ये रहती थी कि भाई जो पेशेंट्स आ रहे थे वो उनको फीवर कोविड के कारण होता था कि नॉन कोविड इलनेस के कारण होता था। इन चीजों को डिफरेंशिएट कर पाना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय था। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तस्वीरें
और मामले भी सामने आए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, और उसी से जुड़ा भी मेरा अगला सवाल है, क्योंकि मरीजों को डील करना, उन्हें यहाँ पर सही इलाज देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था तमाम असुविधाओं के बीच में। लेकिन जो डर जहन में मरीजों के बना हुआ था जिस वक्त वो अस्पताल में पहुंचते थे और जैसे उन्हें पता चलता था वो कोविड पॉजिटिव हैं, किस तरीके से उस डर को मैनेज आप करते थे? क्योंकि कई तस्वीरें हमने डॉक्टर्स की भी देखी है जहां पर उन्होंने अपने अपने स्तर पर मनोरंजन के जरिए लोगों को समझाकर, लोगों को जागरूक करके वो जो मेंटल स्ट्रेस वाला जो फेज था लोगों का, उसे कम करने की पूरी कोशिश की। ये मीना जी, एक्चुअली चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कोविड पेशेंट थे उनकी डेली सुबह शाम काउंसलिंग सेशन रखा हुआ था, इसमें कि हम साइकेट्रिस्ट की भी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे कि वो भी जाके उनकी पॉजिटिव थॉट्स उनके दिमाग में डाल सकें। और इसके अलावा जो उनके रिलेटिव होते थे उनको अलग से सुबह शाम काउंसलिंग की जाती थी कि भाई आपका पेशेंट स्टेबल चल रहा है या किस लेवल तक ऑक्सीजन मेंटेन हो रही है, तो उसके लिए भी रहने की की अरेंजमेंट करना, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करना, तो उन बच्चों के लिए एक पूरी टीम वर्क तैयार की हुई थी। इसके लिए मतलब हमारे सपोर्टिव स्टाफ का भी बहुत रोल रहा है, हाउस स्टाफ हो गए और जो नर्सिंग स्टाफ थे, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके पेशेंट के लिए अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टीम वर्क के साथ काम करना, क्योंकि बिना टीम वर्क के शायद ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि आज जिन मौजूदा परिस्थितियों में हम हैं, जहां पर हालातों में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके अपने डर को भी काबू में करना आपके सामने रहा होगा, उस पर आपने कैसे जीत हासिल करी? क्योंकि आप लोग तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे कोविड मरीजों के। बिल्कुल रंजन जी, उसके लिए तो एहतियाती तौर पर हम लोगों ने पीपीई किट यूज करना और मास्क को बिल्कुल, जब तक हम लोग अस्पताल में होते थे मास्क को बिना नीचे किए, बिना कुछ खाए पिए हम लोग हॉस्पिटल में टाइम निकालते थे। जैसे ही मतलब घर जाने का टाइम आता था तब हम ये प्रिकॉशन के दिमाग डर में आता था कि भाई घर जाके हम किसी को एक्सपोज ना कर दें। तो मैंने जो पर्टिकुलरली मेरी फैमिली, जब मेरे पास घर में 2 सेपरेट पोर्शन है, तो मैंने अपनी फैमिली को ऊपर शिफ्ट कर दिया था तो उनको मेरे से कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना लग जाए। तो ये सब डर तो रहते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही इस लड़ाई से हमने जीत पाने की कोशिश की है। चलिए, इस बीच डॉक्टर महेंद्र शाह भी हमारे साथ जुड़ गए शाह हॉस्पिटल कैथल की तरफ से। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत शुभकामनाएं आपको डॉक्टर्स डे की। डॉक्टर महेंद्र, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि कितना चुनौतीपूर्ण, कितना संघर्ष भरा ये पूरा दौर रहा, और आज की परिस्थितियों में जब आप अपने आप को देखते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या डिफरेंस पाते हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे सभी डॉक्टर बंधुओं को आज के डॉक्टर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरियाणा न्यूज हरियाणा न्यूज इंडिया न्यूज हरियाणा सर, कौन सा नाम? इंडिया न्यूज हरियाणा को का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, इंडिया न्यूज हरियाणा का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आज मौका दिया कि हम अपनी जो हमारे एक्सपीरियंस थे वो रख सकें जी। ये जो समय था, सेकंड वेव जो आई थी, वो एक तरह से एक वेव नहीं, मैं मानूंगा कि तरह से सुनामी आई थी। और उसके लिए हम लोग या सारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, पूरी तरह तैयार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब काफ़ी हमें जो मदद मिली या प्रशासन ने पूरा हमें सहयोग दिया, उसकी वजह से हमने उसको बड़े अच्छे से शुरू में ही टैकल कर लिया। शुरू में हमें लगा था कि सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, लेकिन सबकी सपोर्ट से ये काफ़ी हद तक हम सफल रहे कि हम कैथल जैसे छोटे शहर में भी इसको काबू कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर ये समझना कि अपनी जिम्मेदारियों का हम कैसे वहन करते हैं। साथ ही डॉक्टर महेंद्र शाह, किस तरीके से आने वाले समय को लेकर तैयारी की गई है, क्योंकि खतरा हम सभी समझते हैं कि अभी टला नहीं है और ये त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है, और अभी तो पूरी तरीके से कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए, जब पहले ही लहर आई थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, पूरे इंडिया में कोई तैयारी नहीं थी, तो छोटे शहरों में तो कुछ भी नहीं था, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम उसको कुछ हद तक संभल पाए। जो सेकंड वेव आई है उसके अंदर भी वो एक अनयूजुअली इतनी फास्ट और इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा आई कि उसके लिए मतलब शायद पूरा हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं था। लेकिन अब तो आएगी ही नहीं, लेकिन आएगी तो शायद इतनी दिक्कत ना आए। तो वैसे तो लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करें, उसका मास्क लगाएं, ताकि हम ये दूसरी लहर से बच पाए।
तो ये हमारा दायित्व बनता है, तो हम इससे बच के रहें, करें उसका मास्क लगाएं ताकि हम ये दूसरी लहर से बच पाएँ। तो ये हमारा दायित्व बनता है, तो हम इसको बच के रहें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम हम अपना बचाव कर लें, क्योंकि अगर हम खुद सुरक्षित हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, मैं आपके पास लौटना चाहूँगी। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने रही कोरोना के मरीजों को डील करने की, उनको सही इलाज मुहैया करवाने की, हर सुविधा प्रोवाइड करवाने की। लेकिन अब जो बड़ी समस्या एक और है, वो ये कि लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें। उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं पूरे सिनेरियो को? क्या लगता है आपको कि जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए था अब तक हो चुका है, उससे संतुष्ट आप हैं, या फिर उसको लेकर अभी और भी प्रयास और कोशिशों की आवश्यकता है? रंजना जी, देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि वेव आने से पहले ताकि काफी हद तक जो पॉपुलेशन है उसको कवर किया जा सके। मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो वैक्सीनेशन का अभी जो दौर चल रहा है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो अगर हम थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी ये सुविधा दी जानी चाहिए कि लिमिटेड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, ताकि कुछ पेशेंट्स को हम बेटर हम लोग भी कर सकें, कुछ गवर्नमेंट में बेटर हो सके। एक जगह पे कहीं मतलब मास अगर ना हो सके, ज्यादा भीड़ इकट्ठी जगह पे ना हो, तो उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया ताकि हम और जल्दी इसको वैक्सीनेशन वाले जो मुहिम है इसको और बढ़ चढ़ कर पूरा कर सके। क्योंकि थर्ड वेव से बचने के लिए अब हमारे पास हथियार यही है कि जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन हम कर सकेंगे थर्ड वेव से पहले वो कर सकें। और लोगों को भी थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है। बिकॉज जैसे मैं डे टू डे मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही सेकेंड वेव कम होनी शुरू हुई है, लोगों ने फिर से वही पहनना, बाजार में विदाउट मास्क के घूमना, वो सब फिर से दोबारा शुरू कर दिया है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा और प्रयास करके लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली मैसेज पास ऑन करके कि भाई अभी भी लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, लड़ाई अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ से हमें बिल्कुल भी रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी है। डॉक्टर महेंद्र शाह, तैयारियों को लेकर जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लोग अभी भी कहते हैं कि संतोषजनक नहीं है। लेकिन जिस तरीके के हालात हमने कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान देखे, जहां पर एक एक बेड के लिए लोग तरस रहे थे, एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, वो मंजर आपने भी अपनी आंखों के सामने देखा होगा। कैसा उस समय आप महसूस कर रहे थे? क्या उस समय आपको ऐसा लगा कि हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे महत्वपूर्ण महीने हमने गंवा दिए। जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात रंजना जी एकदम ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड वेव आई, वो जैसे मैंने पहले कहा कि इतना एक्सपेक्ट हम लोगों ने किसी ने नहीं किया कि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से ये फैलेगी। तो गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं थी, हम लोग भी इतने से प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन ये ऐसा है कि इस गलती की वजह से कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, लेकिन गलतियों से ही आदमी सीखता है। आगे अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है तो हमारा सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर है। लेकिन अकेला हेल्थ केयर सिस्टम कुछ नहीं कर सकता जब तक पब्लिक अपना साथ ना दे, जब तक लोग अपने आप को अच्छे से बिहेव ना करें, प्रिकॉशन ना मतलब लें, और जैसे मास्क वगैरह ना लगाएं, सोशल गैदरिंग जहाँ होती हैं वहाँ पे मतलब ना जाएं, उसको बचाव करें अपना, वहाँ जाने से बड़ी बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग ना जाएं। तो जब तक ये लोग अपने खुद को, अपने आप को ये बातें नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज़ यहाँ से जा नहीं सकेगी। और मैं तो एक बार कहता हूँ कि कोरोना के साथ हमें रहना ही पड़ेगा, लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर हमें चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब ये न तो चाहते हुए भी बाकी जिंदगी तैयारियां का तो भी एक ऐसा देखो, अनचाहा इसका हिस्सा कभी है कोई एंड तो होता जिसे नहीं है। अपनाते हुए हमें हर जिंदगी चीज में आगे बढ़ना होगा और सुरक्षित भी रहना होगा। डॉक्टर नरेंद्र, जैसा कि डॉक्टर महेंद्र शाह जिक्र कर रहे हैं कि सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है और उसके बगैर बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, सहयोग जनता का तो आवश्यक है ही, लेकिन जब बात सुविधाओं की होती है, रिसोर्सेज की होती है, तो वहां पर सहयोग सरकार और जिला प्रशासन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उसको बैलेंस इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिला? जो सहयोग सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अस्पतालों को दिया जा रहा था, क्या उससे संतुष्ट रहे आप? देखिए रंजना जी, सहयोग प्रशासन के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि पेशेंट इतनी ज्यादा सडनली ज्यादा नंबर पे आ गए थे। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो सेकेंड वेव थी उसको हमें एंटीसिपेट करने में गलती करी है, क्योंकि जो जैसे जैसे नंबर महाराष्ट्र में बढ़ना शुरू हुआ था,
लेकिन दिल्ली में बढ़ना शुरू हुआ था, उस टाइम पे हरियाणा को अपनी तैयारी और अच्छे से करनी चाहिए थी जी। तो वो हम लोग उस टाइम नहीं कर पाए, हमें लगा कि इधर नहीं आएगा उतना इतना प्रकोप, लेकिन वो आया। तो प्रशासन जब आया तो प्रशासन ने भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, तो प्रशासन ने भी अपने लेवल पे जितनी तैयारी जितना सहयोग कर सकते थे वो किया, लेकिन वो एट द लास्ट वो सफिशिएंट नहीं हो पाया। तो इसीलिए इतनी जानों को हाथ जाने की गई सेकेंड वेव में, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उस टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि टाइम फ्रेम कम था। तो मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन को शायद अब क्या हफ्ता 10 या 15 दिन पहले लगा सकते थे जी। तो भी शायद उसके नंबर ऑफ केसेस थोड़े और कंट्रोल कर पाते। तो ये मेरा बिल्कुल सही वक्त पर शायद और ज्यादा रिसोर्सेज हमें मिल जाते तो कई जाने जो हमने गवा दी उन्हें हम सुरक्षित कर पाते। डॉक्टर महेंद्र शाह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन का भी एक अलग दौर हमने देखा। एक तरफ तो कोरोना महामारी की मार और उस पर लॉकडाउन का दंश झेला लोगों ने, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट लॉकडाउन का ये रहा कि लोगों को अपने परिजनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने का मौका मिला। कभी एक डॉक्टर के रूप में आपको ऐसे लगा कि कोई और पेशा शायद चुना होता तो आज लॉकडाउन में हम भी अपने परिवार वालों के साथ होते? कभी ऐसा महसूस हुआ कि लॉकडाउन में शायद कुछ छुट्टियों की हमें भी आवश्यकता है? जी नहीं, कभी कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि जब हम डॉक्टर बने तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोगों की सेवा करें, और हमने अपने तरफ से ईमानदारी से जो हम कर सकते थे अपनी जान की परवाह करे बिना ये काम किया। मेरी पूरी टीम दिन रात इसी काम में लगी रहती थी। हम पूरी रात पूरी जाग के ये काम करते थे कि पेशेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मानसिक तौर पे हमें इन कुछ समस्या ज़रूर आती थी कि हमारे सामने जिस पेशेंट को हम बचा सकते थे, हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है या कैसे कुछ भी हो रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे माइंड पे बहुत आता था। लेकिन हम अपने से काफ़ी सेटिस्फाई थे कि हमने, ठीक है सबको तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हमने बहुत सारे लोग जो बहुत सारी जानें जानी थी उनको हमने बचा लिया। हम इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हैं और मुझे इस चीज़ का कोई भी गम नहीं है। ठीक है, घर वालों ने कोई सफ़र करा, बट इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो हमने कुछ करना ही है। तो बिल्कुल, हमें और इस चीज़ इसी का कोई बात का दुख हमें नहीं है। भी वी आर प्राउड। बहुत ज्यादा गर्व है कि हमारे देश के ईमानदारी से निभाया। डॉक्टर्स हमारे देश के रक्षक बने, और उस दौर में जो सबसे ज्यादा मुश्किल था, अपने परिवार से अपने मुंह को छोड़कर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने पेशे के दौरान ली गई शपथ को भी यहाँ पर भरपूर तरीके से साबित भी करके दिखाया। और उसी के लिए आज हम तमाम सुपर हीरोज, आप डॉक्टर्स को सलाम भी कर रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, आपसे मैं एक बार फिर से वही सवाल दोहराना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना और समझना कि लॉकडाउन के दौरान जो तस्वीरें आपके सामने भी आती रही होंगी, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स ही वो लोग थे जो दिन रात लॉकडाउन में काम कर रहे थे। पूरा देश चार दीवारी में लॉक था, लेकिन आप डॉक्टर्स, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स अनलॉक थे। वो दौर, वो समय कैसा रहा? जी, ये बहुत ही कठिन समय था। सुबह सुबह उठते ही फोन सुनने पड़ते थे बेड के लिए, ऑक्सीजन वाले बेड के लिए, और लोगों को मना करना, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमारे हाथ का ना जोड़ें, बिकॉज बहुत मजबूर हैं। वो जो एक अंदर से भारीपन दिल में महसूस करते थे कि चाह के भी उस टाइम हम हेल्प नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो वो एक बहुत ही मतलब खराब फीलिंग आती थी अंदर से कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पेशेंट्स हमारे पास थे उनको ही सही सलामत रखने की जो लड़ाई थी उसको अपने पूरे दिल और जान से निभाया है, और उसी का एक सेटिस्फेक्शन है हमारे अंदर कि जितने पेशेंट्स को हम बचा पाए, तो हमारे लिए अचीवमेंट। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर महेंद्र शाह, मैं आपसे जान लेना चाहूँगी, आने वाले समय में खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ने न दिया जाए, खुद को सुरक्षित किया जाए, उसको लेकर दर्शकों को क्या सजेशन या एडवाइस आप देना चाहेंगे? मेरा दर्शकों से यही निवेदन है कि एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना और बार बार हाथ धोना, साफ सफाई का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, और वैक्सीनेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी अपने आप को जो वैक्सीन के बारे में भ्रम है उनसे बच के वैक्सीनेशन करवाए। ये सबसे बड़ा वही है।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आप लगवाएं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है उनका पूरा पालन करें। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए। डॉक्टर महेंद्र शाह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, आप भी हमारे साथ जुड़े, अपने ज़िंदगी के संघर्ष को आपने शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टर्स होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया और हम भी इस बात को मानते हैं और यही वजह है कि आज डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडिया न्यूज़ का पूरा परिवार ऐसे तमाम सुपर हीरोज को सलाम कर रहा है जिन्होंने दिन रात एक कर दी सिर्फ मानवता के प्रति अपने धर्म को निभाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर यह अधिवेशन का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।